आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट सेमेस्टर का जो कार्डियक सिस्टम है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आज हम उन सब टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। तो इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज इसमें हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड के बारे में, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, स्ट्रोक वॉल्यूम और क्लोटिंग फैक्टर के बारे में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं हार्ट साउंड से। तो हार्ट साउंड होती क्या है, जो हार्ट के वॉल्व होते हैं, कौन से सेमिल्यूनर वॉल्व, एबी वॉल्व, जब वो वॉल्व क्लोज होते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है और उसी साउंड को हम क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड। और हार्ट साउंड को किससे मेजर करते हैं हम, स्टेथोस्कोप से। और यहाँ पे 4 हार्ट साउंड होती है, कौन कौन सी, S1, S2, S3 एंड S4। जो S1 हार्ट साउंड कौन सी हो गई, लब। S2 हार्ट साउंड कौन सी हो गई, डब। जो S3 हार्ट साउंड होती है, जो ये लब और डब, S1 और S2 हार्ट साउंड है, उसको हम नॉर्मली स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। लेकिन जो S3 हार्ट साउंड होती है, हम नॉर्मली ये S3 हार्ट साउंड को नहीं सुन सकते हैं। ये केवल 3 कंडीशन में सुनी जा सकती है। एक तो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनमें ये हार्ट साउंड सुनी जा सकती है। दूसरा, ये जब बच्चा होता है उसके अंदर ये हार्ट साउंड सुनी जा सकती है। तीसरा होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, एक्सरसाइज करने के बाद में जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, हार्ट रेट, प्रेशर, आपका कार्डियक आउटपुट, आपकी रेस्पिरेशन रेट ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तब आप S3 हार्ट साउंड सुन सकते हो। S4 हार्ट साउंड की बात करें तो आप ये नहीं सुन सकते हो। अगर आपको S4 हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुनाई दे रही है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, यानी उस पर्सन को कोई ना कोई बीमारी है, तभी ये हार्ट साउंड सुनाई दे रही है। और S4 हार्ट साउंड सुनी नहीं जा सकती है, ये केवल रिकॉर्ड की जा सकती है। और इसको रिकॉर्ड भी किसके थ्रू करते हैं हम, इसके लिए एक एडवांस टाइप की मशीन होती है, वो होती है फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम एक एडवांस टाइप की मशीन होती है जो कि हार्ट साउंड के फुल स्पेक्ट्रम के बारे में बताती है। यानी वो केवल हार्ट साउंड की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको देखकर ही बता सकती है कि हार्ट में कौन सी जगह, कौन से वॉल्व में, कौन से चैम्बर में, कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। ये इतनी एडवांस होती है। ओके, तो हार्ट साउंड को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ इमेजिन कर लेते हैं। तो आप इमेजिन करके चलना कि ये हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ओके, ये हो गया राइट एट्रिया, ये होता है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं। तो पहली कंडीशन आप ये मान के चलना, यहाँ पे जो एवी वॉल्व होते हैं वो यहाँ पर ओपन है, और जो सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं किस में होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के अंदर जो सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं वो वॉल्व क्लोज है। तो जब ये एवी वॉल्व ओपन है तो उसकी वजह से क्या होगा, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा होगा। जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आता है तो क्या होता है, वेंट्रिकल में फिलिंग होती है। तो वेंट्रिकल में फिलिंग होगी ब्लड की, तो उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा। और जब ये प्रेशर एक फिक्स अमाउंट का हो जाता है, एक लिमिटेड अमाउंट का जब प्रेशर इसमें जनरेट हो जाता है वेंट्रिकल्स में, तो प्रेशर ये एवी वॉल्व है उनके ऊपर भी वर्क करेगा। और जब ये प्रेशर एवी वॉल्व पे वर्क करता है तो ये क्या होता है, एवी वॉल्व झटके के साथ बंद होते हैं, उसकी वजह से एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। कौन सी होती है वो, S1 हार्ट साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लब साउंड भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद में दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि अब वेंट्रिकल फुल हो चुके हैं, वेंट्रिकल फुल हो चुके हैं तो अब क्या होगा, वेंट्रिकल फुल हो चुके हैं तो अब वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व है वो ओपन हो जाएंगे प्रेशर की वजह से। इनके ओपन होते ही जो वेंट्रिकल का ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में और अयोटा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। ओके, तो जब ये ब्लड यहाँ पे लंग्स में और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पंप करता है तो ये ब्लड वापस हार्ट में ना जाए तो क्या करता है, जैसे यहाँ से ब्लड पंप होता है वैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं, और इनके क्लोज होने की वजह से एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, वो कौन सी होती है, S2 हार्ट साउंड। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। ये हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। तो अब जो लंग्स के पास में जो ब्लड गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया। और राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आया, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जो ब्लड टिश्यू, बॉडी टिश्यूज के पास गया था, उन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया और राइट एट्रियम तक पहुँचाया। तो जब अब ये एट्रिया वाला पार्ट है वो फुल है, उनके पास में ब्लड आ चुका है, तो अब ये एट्रिया में जो ब्लड है उसमें से क्या होता है, 70% ऑफ ब्लड होता है एट्रिया का, वो रैपिड फिलिंग यानी एक रैपिड फिलिंग वाली फेज होती है, जिसके थ्रू 70% अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड होता है, जो ब्लड होता है, वो एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाता है। यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुए हैं उससे पहले ही 70% अमाउंट ऑफ ब्लड रैपिड फिलिंग के थ्रू एट्रिया से वेंट्रिकल में जा चुका है। उसके बाद में होता है जो 20% अमाउंट ऑफ ब्लड होता है एट्रिया का, वो स्लो फिलिंग के थ्रू एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाता है। यानी 90% ऑफ ब्लड तो बिना एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के ही एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंच चुका है। उसके बाद में क्या होता है कि जो 10% अमाउंट ऑफ ब्लड बचा होता है, अब बचा कुचा कितना ब्लड है एट्रिया में, 10%, तो 10% जो बचा कुचा ब्लड है
वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कहाँ पहुँचता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में। ओके, तो जो ये ब्लड है 70% ऑफ ब्लड पहुँचा है एट्रिया से वेंट्रिकल में रैपिड फिलिंग के थ्रू। तो क्या होता है, रैपिड फिलिंग में जो ब्लड की स्पीड होती है एट्रिया से वेंट्रिकल में, जो स्पीड इतनी होती है कि जो आने वाला ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स की वॉल पे प्रेशर मार लगाता है। तो उसी प्रेशर की वजह से क्या होती है, एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। वो कौन सी होती है, S3 हार्ट साउंड होती है। और S4 हार्ट साउंड कहाँ से आती है, S4 हार्ट साउंड होती है कि अब एट्रिया वाला ब्लड है, एट्रिया के अंदर कितना ब्लड बचा हुआ, 10%, बचा कुछ 10% अमाउंट ऑफ ब्लड है, बचा कुछ 10% अमाउंट ऑफ ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल में भेजने के लिए एट्रिया को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो जो ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी वजह से फिर कौन सी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, S4 हार्ट साउंड। ओके, तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ और कि जो ये S1 S2 S3 S4 ये हार्ट साउंड होती है, उसमें से जो S2 हार्ट साउंड है ये केवल ऐसी हार्ट साउंड है जिसके अंदर साउंड की पिच होती है वो हाई होती है। बाकी सब हार्ट साउंड S1 S3 एंड S4 जो हार्ट साउंड है उनमें पिच इसकी कम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हार्ट है, ऊपर वाले चैम्बर एट्रिया होते हैं, नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल्स होते हैं। तो अगर आपको S1 हार्ट साउंड सुननी है तो आपको कहाँ पर स्टेथोस्कोप रखना पड़ेगा, इसके वेंट्रिकल्स वाले पार्ट पे, और एट्रिया पर आप S2 हार्ट साउंड को सुन सकते हो। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं। तो S1 हार्ट साउंड कौन सी होती है, लब। वो आवाज़ क्यों कब प्रोड्यूस होती है, जब एबी वोल्व क्लोज होते हैं, लो पिच की साउंड होती है। और ये वेंट्रिकल वाले पार्ट पर आप ऑस्कल्टेट कर सकते हो इसको। S2 हार्ट साउंड सेकेंड हार्ट साउंड होती है, जो कौन सी होती है, डब, जो कब प्रोड्यूस होती है, जब सेमिल्यूनर वोल्व क्लोज होते हैं। और ये हाई पिच की साउंड होती है, जो कहाँ पे सुन सकते हो आप, आयोटा वाले पार्ट पे। S3 हार्ट साउंड की बात करें तो S3 हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब रैपिड फिलिंग फेज चल रहा होता है। रैपिड फिलिंग फेज में कितना 70% अमाउंट ऑफ ब्लड जाता है एट्रिया का, कहाँ से, एट्रिया से वेंट्रिकल में, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करता। और S3 हार्ट साउंड कब सुनाई देती है, जब एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रेगनेंसी और चाइल्ड, इन 3 कंडीशन में ही S3 हार्ट साउंड सुनाई देती है। S4 हार्ट साउंड सुनाई नहीं देती है। ओके, ये फोर्सफुल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें कितना 10% अमाउंट ऑफ ब्लड, ये 20% गलत है, यहाँ पे 10% आएगा। ओके, जो 10% अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है। और अभी आपको मैंने बताया कि S4 हार्ट साउंड को आप नहीं सुन सकते हो। अगर आप स्टेथोस्कोप से आपको S4 हार्ट साउंड आ रही है तो नॉर्मल नहीं है, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है। पैथोलॉजिकल कंडीशन है यानी वेंट्रिकल की स्टिफनेस हो चुकी है, यानी वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं। और वो कौन कौन सी कंडीशन में होते हैं, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और लॉन्ग स्टैंडिंग केस ऑफ हाइपरटेंशन, जो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। और उसके बाद में ये ECG होती है, जो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि ECG में ये होती है, P वेव होती है, एक होता है QRX कॉम्प्लेक्स होता है, और एक होती है T वेव। तो ये P वेव कब आती है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो। QRX कॉम्प्लेक्स कब आता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो। और T वेव कब आती है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल क्या होती है, एक हार्ट बीट से लेके जो दूसरी हार्ट बीट की स्टार्टिंग होती है, यानी एक बीट हार्ट बीट की स्टार्टिंग होने से लेकर दूसरे हार्ट बीट की स्टार्टिंग के बीच में हार्ट के अंदर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, हार्ट के अंदर यानी इसके चेंबर्स में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, उसको ही हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। यानी इट इज़ द कार्डियक इवेंट अकर फ्रॉम बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। ओके, दो हार्ट बीट के बीच के अंदर कौन कौन से कार्डियक इवेंट हो रहे हैं, इसी को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और इस कार्डियक साइकिल के अंदर जो 2 टाइप के वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, एवी वॉल्व और सेमिल्यूनर वॉल्व, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, तो इसका ड्यूरेशन हम कैसे निकालते हैं, इसका ड्यूरेशन निकालते हैं हम 1 मिनट के अंदर हार्ट कितनी बार बीट करता है। तो 1 मिनट में कितना टाइम होता है, 60 सेकेंड होता है। और 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट कर जाता है, 72 टाइम्स। तो 60/72 का जब आप रेशियो निकालते हो तो कितना आता है, 0.8 सेकेंड। यानी एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम की है, वो होती है 0.8 सेकेंड की। और आप यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख लेना कि किसी भी चेंबर का सिस्टोल होना, उसका कॉन्ट्रैक्शन होना, उसका डिपोलराइजेशन, ये सब सेम है। जब भी कोई भी चेंबर हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर जनरेट होगा, और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो ब्लड है वो इजेक्यूलेट होगा, वहाँ से पंप हो जाएगा वो ब्लड। ओके, उसके बाद डायस्टोल, रिलैक्स, रिपोलराइजेशन, ये तीनों इंटर रिलेटेड टर्म्स होती है। जब भी कोई चेंबर रिलैक्स कर रहा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर ब्लड की फिलिंग हो रही है। ओके, अब एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है। अब 0.8 सेकेंड में मुझे सिर्फ एट्रिया में जाना है कि एट्रिया में क्या क्या हो रहा है, यानी एक कार्डियक साइकिल के दौरान सिर्फ एट्रिया में क्या क्या हो रहा है।
तो एट्रिया में क्या होता है, 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी के टाइम के लिए एट्रिया रिलैक्स करते हैं। यानी 0.8 सेकेंड में सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए ही वो कॉन्ट्रैक्ट किए, बाकी के टाइम आराम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, 0.3 सेकेंड के लिए काम करते हैं, बाकी के टाइम रिलैक्स करते हैं। ओके, और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब पी वेव आती है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स आता है, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो आती है टी वेव। ओके, और ये S1 साउंड जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हो तब S2 साउंड आती है। अब हम पूरे चेंबर के बारे में एक साथ बात करते हैं। तो जो अंदर वाला चेंबर है वो एट्रिया होता है। तो एट्रिया में अभी आपको बताया कि सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया वाला एरिया होता है वो काम कर रहा होता है, यानी 0.1 सेकेंड के लिए ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। बाकी का जो 0.7 सेकेंड का टाइम है उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। उसके बाद में हम आउटर सर्कल यानी वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं। तो वेंट्रिकल्स में क्या होता है कि वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड के लिए केवल 0.3 सेकेंड होता है जिसके अंदर वो काम करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाकी के टाइम वेंट्रिकल भी रिलैक्स करता है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि 0.1 सेकेंड के लिए तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके बाद 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अभी काम तो ये कितने टाइम के लिए, 0.4 सेकेंड के लिए कर रहे हैं, लेकिन कार्डियक साइकिल तो 0.8 सेकेंड की है। तो 0.4 सेकेंड में क्या हो रहा है हार्ट के अंदर, उस टाइम पे जो एट्रिया और वेंट्रिकल है वो दोनों क्या है, रिलैक्स है, दोनों रिलैक्सिंग कंडीशन में है। और ये रिलैक्सिंग कंडीशन होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट यानी दोनों, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों। ओके, अब आप कार्डियक साइकिल को इस डायग्राम में अच्छे से देखते हो। अब कार्डियक साइकिल में कितने इवेंट होते हैं, 3 इवेंट होते हैं। कार्डियक साइकिल कितने टाइम की है, 0.8 सेकेंड की है, जिसमें से 0.1 सेकेंड के लिए क्या कर रहे हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मैं अभी आपको बताया कि जैसे कोई भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड वहाँ से दूसरे चैम्बर में पास आउट हो जाएगा, पंप कर जाएगा। ओके, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी वजह से एट्रिया से ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में गया, और एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो एवी वॉल्व थे दोनों साइड के वो ओपन है, और जो जबकि सेमिल्यूनर वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व और आयोटिक वॉल्व, वो दोनों टाइम पे क्लोज है। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सेकेंड इवेंट कौन सा है, वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल यानी वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी आगे ब्लड को पुश करेंगे। तो वेंट्रिकल जो राइट वेंट्रिकल है वो किसको, पल्मोनरी आर्टरी को, और लेफ्ट वेंट्रिकल किसको, आयोटा को ब्लड पुश करेगा। तो इस टाइम पे आप देख के बता सकते हो कि सेमिल्यूनर वॉल्व होंगे वो ओपन रहेगा, जबकि इसके अंदर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, वो दोनों क्या होंगे, उस टाइम पे क्लोज रहेंगे। ओके, उसके बाद में हम इसकी थर्ड स्टेज देखते हैं कौन सी होती है, जॉइंट डायस्टोल, जो कि कितने टाइम की होती है, 0.4 सेकेंड की, जिसमें जो चारों चैम्बर होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल वाले, वो चारों के चारों क्या होते हैं, रिलैक्स वाली कंडीशन में होते हैं। और रिलैक्स वाली कंडीशन में होते हैं तो आपको बताया कि जब भी कोई भी चैम्बर रिलैक्स वाली कंडीशन में होगा उसका मतलब क्या है, उसके अंदर ब्लड फ्लिंग हो रही है। और आपको मैंने जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था कि जो 70% अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो रैपिड फिलिंग के थ्रू एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है, और जो 20% अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो स्लो फिलिंग के थ्रू एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है, और इसी के टाइम पे बिना एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट हुए ही 90% अमाउंट ऑफ ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। तो ये हो गई कार्डियक साइकिल। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है, ये हार्ट हो गया, हार्ट का जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है, यानी एक बीट होती है जिसमें एक बार हार्ट पंप करता है, उसकी वजह से क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी वजह से इसने ब्लड को पंप किया, कितना, 70 ml, और इसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और ये ब्लड गया कहाँ पे, आयोटा में। तो एक बीट में लेफ्ट वेंट्रिकल कितना अमाउंट, 70 ml ब्लड पंप करता है। लेकिन अगर मैं 1 मिनट में बात करूं, यानी 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स, यानी एक बीट में जब वो 70 ml ब्लड भेज रहा है तो 72 टाइम्स में कितनी बार भेजेगा, 5040, यानी अराउंड 5 लीटर। तो 1 मिनट में वेंट्रिकल से कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जाता है उसे ही हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और वो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला कितना हो गया, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि हार्ट होता है, हार्ट के ये चारों चैम्बर हो गए, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया कहाँ पे, आयोटा में, आयोटा के थ्रू कहाँ पे गया, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ, फिर बॉडी टिश्यू ने क्या किया, उस ब्लड को यूज़ किया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाया। राइट एट्रिया से वो ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से कहाँ गया, लंग्स में,
लंग्स ने इस ब्लड को प्योरीफाई किया और कहाँ पे पहुँचाया, लेफ्ट एट्रियम में। तो जहाँ से ब्लड गया था वहीं पे ब्लड पहुँचा है, यानी ब्लड का पूरा जो एक सर्कुलेशन होता है वो कितने ड्यूरेशन को होता है, वो होता है 22 सेकेंड का, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद में हाईली ब्लड सप्लाई ऑर्गन, कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, आयोटा में। अब जो आयोटा होता है उससे सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई किसको मिलती है, लीवर को। और जो राइट एट्रिया होता है उसको कौन सा ब्लड मिलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे ज़्यादा किसके थ्रू आता है, सबसे ज़्यादा ब्लड आता है हिपेटिक वेन के थ्रू। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आता है, हिपेटिक वेन के थ्रू। और हिपेटिक वेन किस में खुलती है, इंफीरियर वेना कावा में, और ये कहाँ खुलती है, राइट एट्रियम में। ओके, अब जो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं वो फैक्टर कौन कौन से हैं, वो फैक्टर कौन कौन से हो गए। पहला हो गया एज, कि बच्चा जब फिटस होता है, फिटस वाली एज में होता है, तो उसका जो कार्डियक आउटपुट होता है वो 255 ml होता है। जब वो न्यूबॉर्न होता है, यानी जैसे जन्म लिया होता है, 1 महीने का बच्चा होता है, उसके अंदर ये होता है 500 ml होता है। लेकिन जब बच्चा एडल्ट होता है, यानी अपनी एज का हो जाता है, तब तो उसमें वो ब्लड कितना होता है, 5 लीटर। यानी अब आप इसमें खुद देख रहे हो कि जैसा जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसके अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है। तो आप इसको देख के बता सकते हो कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। ओके, उसके बाद हम सेक्स की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे जो मेल होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है देन फीमेल। इसी की वजह से जो मेल होता है उसके अंदर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है देन फीमेल। जो मेल होता है उसमें कार्डियक आउटपुट कितना होगा, 5 से 6 लीटर, जबकि फीमेल में कितना होगा, 4.5 से 5.5 लीटर। ओके, उसके बाद में हार्ट रेट, ये अभी आपको सीधा फॉर्मूला पता है, कार्डियक आउटपुट कितना होता है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हार्ट रेट के, तो हार्ट रेट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, तो इसका सीधा संबंध है। उसके बाद है फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कि लेफ्ट वेंट्रिकल जितना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कि आपको पता है कि ये हार्ट हो गया, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करना होता है, तो इसका फिक्स है कि 50 ml ऑफ ब्लड तो हार्ट के अंदर रहना ही है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बच्चा कुचा रहेगा, जिसको कि हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी बोलते हैं। बाकी का जो अमाउंट होता है ब्लड, वो उसको पूरा आगे भेजना होता है। अब वो कितना होगा वो आने वाले ब्लड पे डिपेंड भी करता है। नॉर्मली 5 लीटर नॉर्मली हर एक पर्सन में होता है, तो एवरेज 70 ml लेकर चलते हैं। तो जितनी फोर्सफुली लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड क्या करेगा, आयोटा के पास जाएगा। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आयोटा के पास जाएगा, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, जो कि आपको इसके फॉर्मूला से पता है। कार्डियक आउटपुट का सीधा रिलेशन है स्ट्रोक वॉल्यूम से। ओके, ब्लड वॉल्यूम, कि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड होगा, जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड हार्ट के पास में आ जाएगा, और उतना ही ज़्यादा ब्लड क्या करेगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप करेगा, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। वेनस रिटर्न यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास में कितना पहुंच रहा है। अब जितना ज़्यादा ब्लड हार्ट के पास में पहुंचेगा उतना ही ज़्यादा ब्लड वो पंप करेगा, और इसी की वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होती है, 13 बीट पर मिनट बढ़ जाती है। वैसे अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से 7 बीट पर मिनट बढ़ती है। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर की वजह से हार्ट रेट में कितना डिफरेंस आया है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कार्डियक आउटपुट कम किसकी वजह से होता है, पीवीआर, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ये क्या होता है कि ये हार्ट हो जाता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता है तो ये किस में करेगा, आयोटा में। तो क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, इसी की वजह से क्या होता है, ये आयोटा में ब्लड को पंप कर पाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि आयोटा होता है ना, इसके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड हमेशा रहता ही है, कि एक अमाउंट ऑफ ब्लड आगे पंप करने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड इसके अंदर रहता है, जो क्या करता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रहा है उसके अगेंस्ट में प्रेशर एक्सर्ट करता है। जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आने वाले जो प्रेशर है उसके अगेंस्ट में जो प्रेशर लग रहा है आयोटा के अंदर, जो ब्लड पहले से प्रेजेंट है उसके द्वारा, उसी अगेंस्ट वाले प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अगर ये पीवीआर की वैल्यू लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल इतना अमाउंट ऑफ ब्लड आयोटा में पंप नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं बीपी क्या होती है, ब्लड प्रेशर। अब इसमें आप इसके नाम से पता चल रहा है प्रेशर किसका है, ब्लड का है। कहाँ पे होगा, ब्लड वेसल्स की वॉल पे। ब्लड वेसल्स की वॉल पे कब लगेगा, जब ब्लड इन वेसल्स से फ्लो होगा। ओके, ये क्या होता है, प्रेशर होता है ब्लड का होता है।
कहाँ पे, ब्लड वेसल्स की वॉल पे, जब वो इससे फ्लो हो रहा है। ओके, ब्लड प्रेशर कहाँ का प्रेशर होता है, ये आर्टरीज का प्रेशर होता है, और इसको किससे, स्फिग्नोमेनोमीटर, जिसको कि हम बीपी का भी बोलते हैं, उससे मेजर करते हैं। अब ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मली हमें, 120/80, जो 120 mmHg है, ये कौन सा प्रेशर है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी हम नॉर्मली किसकी बात करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हार्ट में ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो होता है 120, और 80 यानी डायस्टोलिक, यानी जब हार्ट डायस्टोल वाली कंडीशन में, यानी रिलैक्स वाली कंडीशन में होता है, उस टाइम पे ब्लड कैपिलरीज होती है, जो आर्टरीज होती है, उसके अंदर कितना प्रेशर आता है, वो डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। ओके, और आप इसको किलो पास्कल में भी मेजर कर सकते हो, और इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला भी है कि 1 किलो पास्कल में 7.5 mmHg क्या होता है, इनका रिलेशन होता है। आप mmHg को आराम से किलो पास्कल में भी चेंज कर सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू। ओके, उसके बाद में बीपी देखते हैं। तो बीपी अभी आपको पता चले कौन कौन सी, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। जो सिस्टोलिक होती है वो कब लगती है, जब हार्ट सिस्टोल हो रहा है, तब जो ब्लड का प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स की वॉल पे। और डायस्टोलिक कब लगता है, जब हार्ट डायस्टोल वाली कंडीशन में है, तब ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल्स की वॉल पे। जो सिस्टोलिक बीपी होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, कार्डियक आउटपुट पे, कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सिस्टोलिक बीपी होगी। और जो डायस्टोलिक बीपी होती है वो डायरेक्टली पीवीआर, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ओके, और जो ये सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी का जो डिफरेंस होता है, सिस्टोलिक बीपी और जो डायस्टोलिक बीपी का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक ब्लड बीपी कितनी होती है, 120, अभी ऊपर देखा आपने, और डायस्टोलिक ब्लड बीपी कितनी होती है, वो होती है 80। तो ब्लड प्रेशर कितना है, सॉरी पल्स प्रेशर कितना आएगा, 40 mmHg। अब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो ये सिस्टोलिक बीपी होती है, डायस्टोलिक बीपी होती है, और जो पल्स प्रेशर होता है, इनका रेशियो कितना होता है। तो सिस्टोलिक बीपी कितनी होती है, 120, डायस्टोलिक कितनी होती है, 80, पल्स प्रेशर कितना होता है, 40, तो इनका रेशियो कितना होगा, 3:2:1। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बीपी। तो पहला हम बात करते हैं हार्ट रेट के बारे में। ओके, तो क्या होता है कि जैसे जैसे हार्ट रेट बढ़ती है वैसे वैसे बीपी बढ़ती है, जब तक कि हार्ट रेट 200 से नीचे है। हार्ट रेट जब तक 200 से नीचे है तब तक हार्ट रेट के साथ साथ बीपी भी बढ़ती है। लेकिन जैसे ही हार्ट रेट 200 के ऊपर पहुंच जाती है, वैसे क्या करती है, जैसे जैसे हार्ट रेट बढ़ती है 200 के ऊपर, वैसे वैसे ही बीपी कम होती है। ओके, उसके बाद में देखते हैं हम कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट यानी जितना अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे लगेगा, ब्लड वेसल्स की वॉल पे। तो ये बीपी के साथ में डायरेक्टली बढ़ता है। पीवीआर, अभी आपको डायरेक्ट रिलेशन बताया कि पीवीआर का डायरेक्ट रिलेशन किससे, डायस्टोलिक बीपी से। ओके, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। उसके बाद में एज, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको पता होगा कि जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी इलास्टिसिटी कम होगी। इलास्टिसिटी कम होगी यानी उनके अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ब्लड प्रेशर वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ओके, सेक्स और बिफोर मेनोपॉज से मतलब क्या है कि बिफोर मेनोपॉज में क्या होता है कि जो लड़की होती है, फीमेल मेल होता है, उसके अंदर प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है देन फीमेल। क्यों, क्योंकि जो फीमेल होती है उसमें क्या होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, वेसो डायलेटर, यानी वेसल्स को डायलेट करके चलता है। अब वेसल्स जितनी ज़्यादा डायलेट होगी उतना ज़्यादा ब्लड के थ्रू इनके ऊपर प्रेशर नहीं लग पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगी, उस टाइम पे बीपी कम होती है। तो सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। तो जो ये मेनोपॉज से पहले जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस में ज़्यादा होता है, मेल में ज़्यादा होता है। और मेनोपॉज के बाद में क्या होता है, मेनोपॉज के बाद में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता नहीं है। एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता, उसकी वजह से मेनोपॉज के बाद में फीमेल में ज़्यादा प्रेशर होता है देन मेल। ओके, ब्लड वॉल्यूम, कि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम कहाँ पे पहुँचेगा, हार्ट के पास में, और उतना ही ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम पहुँचा तो उतना ही ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, और उतना ही ज़्यादा ब्लड पंप करने की वजह से क्या होगा, उतना ही ज़्यादा प्रेशर ब्लड वेसल्स की वॉल पे लगेगा। उसके बाद में प्रीलोड यानी हार्ट के पास में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। ओके, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचा उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप किया और उतना ही ज़्यादा प्रेशर ब्लड वेसल्स पे लगा। विस्कोसिटी यानी जितना ज़्यादा ब्लड गाढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स की वॉल पे लगाएगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जितना ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट करेगी ब्लड वेसल्स की आर्टरीज उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा। पेन, पेन में क्या होता है, जब माइल्ड पेन होता है ना उस टाइम पे तो क्या होता है, जैसे माइल्ड पेन होता है वैसे ही क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जब जो ये पेन है वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है, जब ये पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उस टाइम पे ब्रेडिकार्डिया होता है। क्या होता है,
ब्रेडीकार्डिया। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स कि जितना ज़्यादा डायमीटर होगा ब्लड वेसल्स का, तो उतना ही कम क्या प्रेशर लग पाएगा ब्लड के थ्रू इन वेसल्स की वॉल पे, क्योंकि कितनी ज़्यादा डायमीटर में फैल चुकी है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बीट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आयोटा के पास पहुंचता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बीट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट हो रहा है। अब कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट होता है? 70 ml, और जो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होता है? अब इसका एक फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने के लिए भी, कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी वेंट्रिकल्स में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड कितना आ सकता है लास्ट, तो वो कितना होता है? लास्ट 120 ml ऑफ ब्लड इसके अंदर आ सकता है। उसके बाद में होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी ब्लड को पंप करने के बाद में वेंट्रिकल्स में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बचा हुआ है, वो कितना होता है? 15। तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड था उसके अंदर? 120, उसमें से 50 ml उसमें बचा हुआ है, तो कितना ब्लड इसने भेज दिया? 70 ml। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आया और कितना अमाउंट ऑफ बच गया। और इसका रेगुलेशन, यानी ये मेनली स्ट्रोक वॉल्यूम 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है। अब जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा, उतना ही ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा। तो इसका डायरेक्टली रिलेशन है। पीवीआर यानी जितना ज़्यादा रजिस्टेंस, कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अगेंस्ट में कोई रेजिस्टेंस लगा रहा है, उसके अगेंस्ट में जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, अगर पीवीआर का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम की तो कोई औकात ही नहीं है इसके सामने। तो इसका क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, उसके बाद में हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कि जितनी ज़्यादा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? वो स्ट्रोक वॉल्यूम आगे भेजेगा, उतना ही ज़्यादा उसका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? सिस्टोलिक वॉल्यूम को परसेंटेज में डिनोट करना। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इसने आगे भेजा और इसके पास कितना अमाउंट ऑफ ब्लड था, उसको परसेंटेज में निकालो। तो नॉर्मली कितना आता है? ये होता है 45 to 65 के बीच में, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन अगर ये 40% से कम हो गया इजेक्शन फ्रैक्शन, तो ये कौन सी होगी? हार्ट फेलर को दिखाएगी। ओके, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो क्या है आज का लास्ट टॉपिक है, वो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता क्या है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। जो ये क्लोटिंग फैक्टर होती है, क्लोटिंग फैक्टर क्या करती है? ब्लड क्लोट का काम करती है। जो ब्लड क्लोट की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस। इधर 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर 13 होते हैं, जिनको कि हम रोमन नंबर में लिखते हैं, लाइक दैट 1 2 3 4 इस टाइप से। ओके, और यहाँ पे जो ये क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो एक साथ मिलकर काम करती है और एक ऑर्डर में काम करती है, कि एक के बाद एक, मतलब एक ऑर्डर में चलती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन कैस्केड। अब यहाँ पे 13 क्लोटिंग फैक्टर हो गए। अगर आप इनको याद करनी है तो आप इनको फिंगर टिप्स पे याद करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बिना ट्रिक के याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो फर्स्ट कौन सा? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर, 6 पे खाली। 7वां वाला कौन सा है? 7वां स्टेबल है। 8वां एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9 को क्रिसमस, 10 को स्टोट, 10 को प्लाज्मा थ्रोम्बिनोजन, 12 को क्या हुआ? हेगमेन, और 13 को क्या हुआ? फाइब्रिन स्टेबलाइज हो गया। तो ओके, फर्स्ट वाला कौन सा हो गया? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। 4th को कैल्शियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में। और 5th कौन सा होगा? लेबाइल। 6th वाले पे खाली है। 7th वाला स्टेबल है। 8वां कौन सा है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फिर 9 को क्रिसमस, 10 को स्टार्ट, 11 को प्लाज्मा थ्रोम्बिनोजन, 12 को हेगमेन, और 13 को फाइब्रिन स्टेबलाइज। और जब भी कोई इंजरी होती है तो उसमें क्या होती है? जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो एक ऑर्डर फॉर्म में काम करते हैं, यानी कैस्केड फॉर्म में काम करते हैं, और ये ब्लड का क्लोट बनाते हैं। और इसी को हमने क्या बोला था अभी ऊपर? इसी को हम बोलते हैं कोगुलेशन कैस्केड। ओके, और सबसे मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा होता है? जो कि इनहेरिटेड भी होता है, हीमोफीलिया, जिससे कि हम रानी विक्टोरिया डिजीज भी बोलते हैं। ओके, और ये हीमोफीलिया होता क्यों? फैक्टर 8 और 9, जो क्लोटिंग फैक्टर 8 और 9, 8वां फैक्टर कौन सा था और 9वां कौन सा था? 9वां था क्रिसमस, और 8वां कौन सा है? एंटी हीमोफिलिक। इनकी गायब होने की वजह से हीमोफीलिया होता है।
और ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, इनहेरिटेड यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और अगर आपको किसी और पॉइंट पे भी, किसी और टॉपिक पे भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।